नमस्कार दोस्तों। भारत एक बार फिर अपने सबसे बड़े और ताकतवर पड़ोसी चीन की विस्तारवादी नीतियों का सामना कर रहा है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव के हालात बने हुए हैं। वैसे चीन के इरादों और उसकी हरकतों को लेकर इससे पहले भी कई बार दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर तनाव के हालात बनते रहे हैं, लेकिन इस बार स्थिति गंभीर है। पिछले 45 वर्षों में यह पहला मौका है जब दोनों देशों के बीच खूनी झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक हताहत हुए। भारत चीन के बीच तनाव की जब भी बात हो और 1962 के युद्ध का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और जिक्र होना भी चाहिए, क्योंकि भारत चीन का वह युद्ध भारत की आजादी के इतिहास के बाद का सबसे दुखद अध्याय है। उस युद्ध में भारत की दारुण हार हुई और करीब 1.5 साल बाद 1964 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन से मिले धोखे और युद्ध में मिली हार का सदमा लिए इस संसार से विदा हो गए। चीन से युद्ध और नेहरू की मृत्यु दोनों को ही 5.5 दशक से अधिक हो गए हैं, लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से उस युद्ध में मिली हार के लिए पहले प्रधानमंत्री नेहरू से आज भी जब तक सवाल पूछते रहते हैं। कर्कश से कर्कश भाषा में उनकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी अपने पद की मर्यादा और शालीनता को भी भूल जाते हैं। मौजूदा परिस्थितियों की बात करें तो चीनी सेना ने हमारे कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। गलवान घाटी में हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। 100 से ज्यादा का लेह के अस्पताल में इलाज चल रहा है और करीब 10 भारतीय सैनिकों को चीनी सेना ने बंदी बना लिया, जिन्हें बाद में कई दौर की मीटिंग्स के बाद रिहा किया गया। पेंगोंग लेक की बात करें तो जहां भारतीय सेना पहले फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी, अब उसे फिंगर 4 के आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। इस बारे में सरकार से सवाल पूछने पर प्रधानमंत्री की पार्टी और सरकार के अन्य नेता सवाल पूछने वाले को राजनीति ना करने की नसीहत दे रहे हैं और यहां तक कि उन्हें देशद्रोही तक का करार दिया जा रहा है। यहां सवाल ये उठता है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई एक सरकार से किसी मसले पर सवाल पूछना क्या अपराध है? 1962 के युद्ध के समय और युद्ध के बाद प्रधानमंत्री नेहरू को भी विपक्ष के चुभते हुए सवालों का सामना करना पड़ा और जवाब में नेहरू को अपनी गलती और कमजोरी को भी स्वीकार करना पड़ा था। उस समय नेहरू से सवाल पूछने वालों में मौजूदा प्रधानमंत्री की पार्टी के आदि पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। वाजपेयी ने सिर्फ सवाल ही नहीं पूछे, बल्कि जब चीनी आक्रमण चरम पर था तब प्रधानमंत्री नेहरू से मिलकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की और लोकतांत्रिक मिजाज के नेहरू ने उनकी बात मानी भी। उस समय वाजपेयी जी राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे। 9 नवंबर 1962 को संसद के विशेष सत्र में वाजपेयी जी ने सरकार की विदेश नीति और रक्षा नीति को लेकर प्रधानमंत्री नेहरू पर तीखे हमले किए। उस समय कांग्रेस के पास दोनों ही सदनों में विशाल बहुमत था, लेकिन बिना किसी टोका टाकी के वाजपेयी और अन्य विपक्षी दलों को सुना गया। तब किसी को देशद्रोही करार नहीं दिया गया। ये बात अलग है कि जब 1999 में कारगिल के दौरान कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की, तब प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी ने उसे ठुकरा दिया। अगर नेहरू से गलती हुई तो नेहरू ने स्वीकार भी की। यहां सवाल यह उठता है कि क्या हम यही अपेक्षा मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं? पिछले 6 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई भी सवाल पूछने पर प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने उसका तार्किक जवाब देने के बजाय अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए 1962 के युद्ध का जिक्र किया है। ये बात सच है कि 1962 में चीन से मिली हार एक नासूर की तरह है, जो आज भी हर भारतीय को दर्द देती है। लेकिन किसी को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 1962 के बाद
चीन कभी भी सामरिक मामलों में भारत पर हावी नहीं हो पाया है। 1962 के बाद जब भी चीन ने भारत से छेड़खानी की है, भारत ने उसका करारा जवाब दिया है। यहां एक सवाल यह भी उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए पूर्व के प्रधानमंत्रियों को दोषी क्यों ठहराते हैं। प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य कई समस्याओं के लिए भी नेहरू और उनके बाद के प्रधानमंत्रियों, खासकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन ऐसा करते वक्त वो ये भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को जो कुछ विरासत में मिला वह नेहरू को नहीं मिला। नेहरू को अगर कुछ भी विरासत में मिला तो वो था 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी। नेहरू के समय भारत के पास आज की तरह सुसज्जित फौज, अर्धसैनिक बल और आज की तरह अत्याधुनिक साधनों से लैस नौसेना और वायुसेना भी नहीं थी। उस समय भारत के पास आज की तरह परमाणु बम और मिसाइलें भी नहीं थे। या सब कुछ ना होते हुए भी नेहरू ने उपलब्ध संसाधनों और अपनी इच्छा शक्ति के बूते हैदराबाद, जूनागढ़, गोवा, जम्मू कश्मीर और सियाचिन को भारत का अविभाज्य अंग बनाया था। नेहरू को वैसी मजबूत और समृद्ध अर्थव्यवस्था भी विरासत में नहीं मिली जैसी कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को मिली, जिसे वो लगातार अपने दिशाहीन फैसलों से तबाह कर रहे हैं। जिन महारत्ना कंपनियों को मोदी सरकार एक एक करके प्राइवेट हाथों में बेच रही है, उन सब की नींव नेहरू ने रखी थी और जिन्हें बड़ा करने में बाद के प्रधानमंत्रियों का भी योगदान रहा। जिन उच्च शिक्षा संस्थानों का आज देश में और देश के बाहर नाम है, वे सभी भी मोदी सरकार के पुरुषार्थ से तैयार नहीं हुए, बल्कि उन्हें विरासत में मिले हैं। इस देश को नेहरू और उनके बाद के प्रधानमंत्रियों ने क्या दिया और क्या नहीं, ये जानने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनके भक्तों को अपनी ही पार्टी के दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी और मार्गदर्शक लालकृष्ण आडवाणी के संसदीय भाषणों को सुनना चाहिए और उनका मनन करना चाहिए, बशर्ते कि उन्हें दूसरी पार्टियों के विधायकों की खरीद फरोख्त से फुर्सत मिले। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।